हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अबाउट एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो क्लास एग्जांपल लेते हैं। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है समझते हैं हम लोग। तो क्लास समझो एक बीकर में हम लेते हैं 0.1 मोलार ग्लूकोज सोल्यूशन एट टेम्परेचर 300 केल्विन। तो यह 0.1 मोलार ग्लूकोज सोल्यूशन एट टेम्परेचर 300 केल्विन। तो क्लास ऑस्मोटिक प्रेशर का हमने फॉर्मूला देखा था। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू मोलार कॉन्सेंट्रेशन इनटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। तो पाई इक्वल टू CRT ये फॉर्मूला है। तो क्लास इस केस में कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार है। आर का लिए मैं आर ही रखता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी। टेम्परेचर 300 केल्विन है। तो क्लास 0.1 इंटू आर इंटू 300 आपको आंसर आएगा 30R। तो क्लास जो मैंने आंसर निकाला अभी यहाँ पे वो कैसे निकाला है? बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो क्लास फॉर्मूला यूज़ करके हमें जो आंसर आता है वी कॉल दैट वैल्यू एज द कैलकुलेटेड वैल्यू। तो ये आपका हो गया कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर जो इतना आया 30R। तो क्लास अगर मैं ये ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करने के लिए एक्सपेरिमेंट करता हूँ, कोई एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तो क्लास मुझे आंसर आता है अगेन 30R। तो मुझे जो वैल्यू मिलता है मैं इसको बोलता हूँ ऑब्जर्व वैल्यू। तो एक्सपेरिमेंट करके जो वैल्यू आता है उसको बोलते हैं ऑब्जर्व वैल्यू। मुझे आंसर आता है 30R। तो क्लास आप देख सकते हो यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू दोनों भी सेम है। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल नहीं है। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो थियोरेटिकली आपको वही वैल्यू मिल रहा है एक्सपेरिमेंटली। तो कैलकुलेटेड वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू बोथ आर सेम। ओके क्लास आगे बढ़ते हैं। समझो हमारे पास बीकर में 0.1 मोलार NaCl है एट टेम्परेचर 300 केल्विन। तो हमारे पास 0.1 मोलार NaCl है एट टेम्परेचर 300 केल्विन। तो क्लास अगर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हम फाइंड करेंगे यूजिंग फॉर्मूला तो उसको लेंगे पाई कैलकुलेटेड। तो क्लास फॉर्मूला है पाई इक्वल टू CRT। तो कॉन्सनट्रेशन 0.1 मोलार सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया बाय डिसॉल्विंग 0.1 मोल ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो 0.1 मोलार सोल्यूशन ऑफ NaCl आपके पास बीकर में है। ओके तो कॉन्सनट्रेशन 0.1 है। ओके टेम्परेचर 300 केल्विन है। ओके तो इफ आई पुट द वैल्यूज 0.1 इंटू आर इंटू 300 तो आंसर आएगा 30R। क्लास आर का लिए बाद में डाल सकते हो पर फॉर सिंप्लिसिटी आई हैव नॉट पुट द वैल्यू ऑफ आर। तो पाई कैलकुलेटेड। तो जो आपका आंसर आया थियोरेटिकली मतलब बिना एक्सपेरिमेंट किए आप ऑस्मोटिक प्रेशर इस सोल्यूशन का इतना एक्सपेक्ट करते हो थियोरेटिकली। तो क्लास आप जो एक्सपेरिमेंट करोगे, एक्सपेरिमेंट करके इसका ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करोगे। ओके तो एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर हम लोग अलग किसी लेक्चर में सीखेंगे हाउ वी परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू फाइंड वैल्यू ऑफ पाई। तो आप एक्सपेरिमेंट करके जब वैल्यू फाइंड करोगे ऑस्मोटिक प्रेशर का तो पाई ऑब्जर्व। तो क्लास आपको पता चलेगा अभी ऑस्मोटिक प्रेशर 30R नहीं होगा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर आपको आंसर आएगा 60R। तो आप जितना थियोरेटिकली एक्सपेक्ट कर रहे हो आपको उससे डबल आंसर है 60R। तो क्लास अब ये प्रॉपर्टी एबनॉर्मल हो गया। हम लोग जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ये वैल्यू डबल आ रहा है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 30R थियोरेटिकली पर प्रैक्टिकली आपको आंसर मिल रहा है 60R। तो दिस प्रॉपर्टी इज एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन होता है ऐसा क्यों होता है, वाई वी आर गेटिंग 60R आंसर हियर। तो क्लास उसका आंसर ढूंढते हैं, बहुत सिंपल है। तो क्लास हमने पानी में रिजॉल्व किया NaCl। तो NaCl आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोल पर लीटर, राइट, मोलैरिटी। पर NaCl आप जैसे पानी में डालते हो तो जो NaCl सोल्यूशन बना है आप लोगों ने, तो NaCl एग्जिस्ट एज Na प्लस एंड Cl माइनस। वो पानी में क्या होता है डिसोसिएट, इट फॉर्म कटायंस एंड अनायंस। तो NaCl फॉर्म Na प्लस एंड Cl माइनस। तो प्लस एक NaCl मॉलिक्यूल टूटेगा तो आपको एक Na प्लस और एक Cl माइनस मिलेगा। तो 0.1 मोल NaCl टूटेंगे, 0.1 मोल NaCl टूटेंगे तो आपको 0.1 मोल Na प्लस मिलेगा और 0.1 मोल Cl माइनस मिलेगा इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो क्लास Na प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो गया आपका 0.1 मोल पर लीटर। एक लीटर में 0.1 मोल Na प्लस के होंगे एंड Cl का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 0.1 मोल पर लीटर। तो क्लास NaCl जब पानी में डालोगे तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये 0.1 और ये 0.1 तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 मोल पर लीटर, एक्चुअली 0.2 मोल पर लीटर। तो क्लास अगर फॉर्मूला में देखोगे तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रहा है बिकॉज ऑफ द
breaking of the NaCl into Na plus and Cl minus. तो class we call this phenomena as dissociation. तो डिसोसिएशन से क्या होता है? डिसोसिएशन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं, और हम लोगों ने सब लेक्चर में ऑलमोस्ट बात किया है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नॉट नेचर ऑफ द पार्टिकल. तो अगर डिसोसिएशन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा. ठीक है, तो जो आंसर आपको 30 ईयर एक्सपेक्ट था, ओके, अगर हम अज्यूम करते हैं NaCl डिसोसिएट नहीं हो रहा, पर एक्चुअली NaCl पानी में डाला तो इट डिसोसिएट टू फॉर्म कैटायंस और आयंस, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गए. आप जितने पार्टिकल्स लिए थे NaCl के मॉलिक्यूल जितने लिए थे, आपके सोल्यूशन में उसके डबल पार्टिकल है इन द फॉर्म ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस. द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल, ओके, द कॉन्सन्ट्रेशन डबल्स, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल डबल्स, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो बिकम डबल. तो क्लास दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज द डिसोसिएशन. क्लास हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं. समझो हमारे पास अगर बीकर में 0.1 मोलार Na2SO4 होता, सोडियम सल्फेट Na2SO4, एंड क्लास Na2SO4 डिसोसिएट कम्प्लीटली एंड NaCl ऑल्सो डिसोसिएट कम्प्लीटली, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो Na2SO4 डिसोसिएट होकर आपको क्या देता? आपको देता 2Na प्लस एंड SO4 माइनस 2. तो क्लास आपके बीकर में अपने लिया है 0.1 मोलर, मतलब 0.1 मोल पर लीटर. तो आपके पास Na2SO4 के 0.1 मोल है इन 1 लीटर. तो क्लास इट ब्रेक्स एंड गिव्स यू 2Na प्लस, तो आपके पास हो गए 2 इंटू 0.1 मोल पर लीटर ऑफ Na प्लस आयंस, प्लस ये 1 है तो 1 इंटू 0.1 मोल पर लीटर ऑफ सल्फेट आयंस. तो क्लास आपके पास सोल्यूशन में एक्चुअली नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इज 0.2, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ पार्टिकल इज 0.2 प्लस 0.1, दैट इज इक्वल टू 0.3 मोल्स पर लीटर. तो आपके पास सोल्यूशन में 0.3 मोल्स प्रेजेंट है एक्चुअली इन फॉर्म ऑफ Na प्लस एंड SO4 माइनस 2. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, 3 टाइम्स हो गए. तो आपको इस केस में जो ऑस्मोटिक प्रेशर मिलेगा दैट विल बी द पाई इज इक्वल टू, आपको जो ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर मिलेगा, ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर दैट विल बी 90, सॉरी दैट विल बी प्लस C का वैल्यू कितना है 0.3 इंटू R, टेम्परेचर है 300 केल्विन, अगर टेम्परेचर का 300 केल्विन है तो दैट विल बी 90 आर. तो क्लास थियोरेटिकल आप एक्सपेक्ट करें 30 आर, आपको ऑब्जर्व हो रहा है 90 आर, मतलब प्रॉपर्टी ट्रिपल हो गया बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 गुना बढ़ रहे हैं सोल्यूशन में. तो क्लास दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई वी गेट एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज द डिसोसिएशन. ओके क्लास, आई होप यू अंडरस्टैंड डिसोसिएशन. ओके, so class next thing which happens because of that we get abnormal colloidal property, वो भी डिस्कस करते हैं हम लोग अभी. ओके, तो क्लास समझो हमारे पास बीकर में हमने लिया 0.1 मोल, हमने लिया 0.1 मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड. क्लास बेंजोइक एसिड इज C6H5COH, सॉलिड होता है वो बेंजोइक एसिड. तो हमने लिया 0.1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड. ओके, एंड टू दैट वी गो ऑन एडिंग बेंजीन, उसके अंदर बेंजीन ऐड करना शुरू किया. और हम तब रुक गए व्हेन वी प्रिपेयर 1 लीटर सोल्यूशन. तो हम लोगों ने बेंजोइक एसिड में ऐड किया है सॉल्वेंट बेंजीन, और हमने प्रिपेयर किया 1 लीटर सोल्यूशन. ओके क्लास, मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन विल बी, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. तो क्लास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर 0.1 मोल, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 1 लीटर, तो कॉन्सन्ट्रेशन इज 0.1 मोल पर लीटर. ओके क्लास, अगर हम लोग इसका ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला, क्या बोलते हैं उस वैल्यू को, कैलकुलेटेड वैल्यू. तो पाई कैलकुलेटेड में फॉर्मूला से आएगा C इंटू R इंटू T. तो कॉन्सन्ट्रेशन 0.1 है, टेम्परेचर समझो दिस इज एट टेम्परेचर 300 केल्विन, तो R इंटू 300 दैट विल बी
30R। तो क्लास ये आपका कैलकुलेट वैल्यू है, ओके, बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। ओके क्लास, अभी इसका हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर एक्चुअली फाइंड करते हैं बाय परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। तो क्लास आपको इसका आंसर आता है पाई, ऑब्जर्व वैल्यू आता है आपको 15R, एक्जैक्टली आधा आंसर आया आपको, 30R की जगह आपको आंसर आया 15R। तो क्लास ऐसा क्यों हुआ, तो देखते हैं हम लोग। तो क्लास बेंजोइक एसिड, समझे, एक मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड का और ये दूसरा मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड का। तो क्लास इन बेंजीन दिस बेंजोइक एसिड मॉलिक्यूल्स associated, they associate, so they combine, okay, they get strongly bonded to each other by hydrogen bonding, they associate and they form one big molecule. So they, when two molecules combine and form one big, the process called as a dimerization, so it form dimer. So class this one molecule and this one molecule, मतलब total two molecules are giving you one molecule, right? तो टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन एंड गिविंग यू वन मॉलिक्यूल। तो क्लास नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गया है, कम हो गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए, राइट? तो क्लास दिस इज बिगर वन, बट थिंक इज दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी says the particle is bigger or smaller, that doesn't make any difference, it depends only on the number of particles. So class, if I put benzoic acid in benzene, so two molecules combine and form one. So class, if I have 100 molecules of benzoic acid in the solution, तो 100, what will happen, 50, तो each two molecule combine and form one, तो total 100 molecules they undergo dimerization and form 50 big molecules, right? तो अपने ऐड किया सोल्यूशन में, तो आपने ऐड किया है यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स, पर इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितना, 50 है। तो क्लास दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज द एसोसिएशन। क्या बोलते हैं हम लोग, एसोसिएशन। फिनोमेना इज कॉल्ड एज द एसोसिएशन। तो क्लास एसोसिएशन से क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाता है। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाता है तो क्लास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हमने लिया था कितना, 0.1 मोल पर लीटर। तो क्लास एक्चुअली क्या होगा, अगर दो पार्टिकल कंबाइन होकर एक बन रहा है तो 0.1 मोल बिकम, एक्चुअली आपके आपने 0.1 मोल लिया है 1 लीटर में, आपने 0.1 मोल लिया है बेंजोइक एसिड का 1 लीटर में। तो क्लास इस 0.1 मोल ऑफ पार्टिकल्स, तो दो कंबाइन होकर अगर एक बन रहा है, राइट? तो 0.1 डिवाइड बाई 2 0.05 मोल एक्चुअली आपके पास इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स मोल्स है सोल्यूशन में, बिकॉज टू कंबाइन एंड फॉर्म वन। तो 0.1 मोल आपने लिया है पार्टिकल्स, बट 0.1 मोल एक्चुअली आर नाउ 0.05 मोल। तो क्लास अगर वो फाइंड करेंगे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बाय सम एक्सपेरिमेंट, तो आपको आंसर आएगा 15R। तो क्लास दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट, एसोसिएशन। तो क्लास ड्यू टू एसोसिएशन और ड्यू टू डिसोसिएशन व्हाट वी गेट एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो क्लास वी स्टडीड one such property, that is osmotic pressure for its abnormal value. So we can see in all colligative property. So class start, we know total 4 colligative properties: lowering of vapor pressure P01 minus P1, or elevation of boiling point delta TB, or depression of freezing point delta TF, and we just now discuss osmotic pressure. All these properties will have abnormal values if the solute taken undergo either association or dissociation. In order to explain association or dissociation, we introduce one factor in this chapter. The factor is called as the Van't Hoff factor. The symbol for Van't Hoff factor is I, small I. So what is Van't Hoff factor? Let us understand. So the formula for Van't Hoff factor is I is equal to observed value of colligative property upon calculated value of same colligative property upon so Van't Hoff factor as formula, observed value of colligative property upon calculated value of same colligative property. For example, so class
Suppose Van't Hoff factor, if I study property elevation of boiling point, the Van't Hoff factor will be observed elevation of boiling point upon calculated elevation of boiling point. Calculated can be also called as theoretical. The observed value of elevation in boiling point upon calculated value of elevation in boiling point. If we study depression of freezing point, then Van't Hoff factor I for depression of freezing point will be observed value of depression in freezing point upon calculated value of depression in freezing point, that will be Van't Hoff factor. Okay, class, we find Van't Hoff factor for property osmosis or osmotic pressure. So I will be equal to observed osmotic pressure upon calculated, or you can say theoretical value of osmotic pressure. So theoretical, or you can also write calculated value of osmotic pressure. The class observed value of any colligative property upon calculated value of same colligative property, that ratio is called as the Van't Hoff factor. So class, let us find Van't Hoff factor for different cases. So class, suppose we have 0.1 molar solution of glucose. So the glucose is a solute which neither associate nor dissociate. So if you find any colligative property for glucose by performing experiment, that is observed value, and if you find the same value of colligative property using formula, that is calculated value of colligative property, then I will be equal to, so class, observed value. Say for example, we are studying elevation of boiling point for 0.1 molar solution of glucose. So I will be equal to elevation of boiling point for the solution, which is observed value, which is found by performing the experiment, upon elevation of boiling point for a glucose solution, which is obtained by using formula, that is calculated value. Okay, so class, that will be Van't Hoff factor for 0.1 molar solution of glucose. So class, in case of glucose solution, the observed and calculated value will be same. So Van't Hoff factor is equal to 1 for glucose. So class, for solute which neither associate nor dissociate, जो associate dissociate नहीं होता solution में, okay, for that all solution which contain solute which neither associate nor dissociate, Van't Hoff factor is equal to 1. तो examples are, कुछ याद रखो, ग्लूकोज के लिए Van't Hoff factor 1 होगा, सुक्रोज के लिए Van't Hoff factor 1 होगा, यूरिया के लिए Van't Hoff factor 1 होगा, एक्सेट्रा. तो सब सॉल्यूट विच नाइदर एसोसिएट नॉट डिसोसिएट, तो उसका ऑब्जर्व वैल्यू, क्लास कहाँ से मिलता है ऑब्जर्व वैल्यू, तो आपको एक्सपेरिमेंट करके फाइंड करना पड़ेगा वो वैल्यू. सब फॉर एग्जांपल, इफ आई फाइंड ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो मुझे एक्सपेरिमेंट करके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा. सो दैट विल बी द ऑब्जर्व वैल्यू एंड कैलकुलेट वैल्यू यू गेट फ्रॉम फॉर्मूला. तो क्लास, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर्मूला delta Tp is equal to Kb into small m, where m is molality and Kb is called as the molar elevation constant or ebullioscopic constant. So class, by putting these values, the value which I get, that will be the calculated value. For solute which neither associate nor dissociate, observed value and calculated value are same. Okay. For strong electrolyte, that is electrolyte we dissociate completely, let us find Van't Hoff factor. For example, suppose I am having 0.1 molar solution of NaCl. Plus NaCl is a strong electrolyte. So if I put NaCl in water, all molecules of NaCl dissociate and form cations and anions. So Van't Hoff factor for this solution will be, so you can see NaCl dissociated as Na plus Cl minus. So class, in this case Van't Hoff factor I is equal to number of ions produced by one formula unit of NaCl. So class, one formula unit of NaCl produce one cation and one anion.
So Van't factor will be 1 plus 1, that is equal to 2 for solute which undergo dissociation 100%, that is strong electrolyte. Okay, take one more example. Suppose I am having 0.5 molar solution of Na2SO4. If you have 0.5 molar solution of Na2SO4, plus in that case Van't factor, the Na2SO4 is a strong electrolyte. So if it is strong electrolyte, it dissociates completely as one formula unit of Na2SO4 gives you 2 Na plus ions and 1 SO4 minus 2 ion. So class, total number of ions produced by one formula unit of Na2SO4 are 3. So Van't factor in this case will be equal to 2 plus 1, that is equal to 3. So class, in case of strong electrolyte, we dissociate completely. Van't factor is equal to number of ions produced by one formula unit. So class, molecule of ionic compound is called as a formula unit. So NaCl molecule is also called as the NaCl formula unit. So number of ions produced by one formula unit will be the Van't factor, because class, the logic behind it is one particle dissociate and gives you two particles here. The particle property become double, the Van't factor become 2. So class, in this case one molecule break or one formula break and gives you 3 particles, so property become triple. So for strong electrolyte which undergo complete dissociation, the Van't factor is equal to number of ions produced by one formula unit. Okay, class, now we discuss Van't factor for weak electrolyte, that is electrolyte which dissociates partially. But before that, let us understand few things. So we know Van't factor formula: observed value of colligative property, writing shortcut, upon calculated value of colligative property. So observed value of colligative property upon calculated value of colligative property, same colligative property, is the Van't factor. So class, if we find Van't factor for any property observed, that is by performing experiment, upon we find colligative property of same solution by using formula, that is the calculated value of colligative property, the ratio is called as the Van't factor. Okay, but class, any colligative property is directly proportional to number of particles, right? Number of particles of solute present in the solution. So any colligative property depends on the number of particles. So more the particles, more the colligative property, less the particles, less is the colligative property. So colligative property is directly proportional to number of particles. So class, observed colligative property will be proportional to observed number of moles, and calculated property will be proportional to calculated number of moles. So class, we can also write I is equal to number of moles observed upon number of moles calculated. So class, question comes, why number of moles observed and calculated will be different? So class, two cases we learn. The solute may undergo dissociation by breaking, so number of moles calculated and number of moles observed will be different. Or you can say solute undergo association, so number of moles observed and number of moles calculated may be different from each other because of association or dissociation. So as Van't factor is observed value of colligative property upon calculated value of colligative property, but colligative property is proportional to number of particles. And class, one more thing, number of particles is proportional to number of moles. Plus standard symbol for number of moles is small n, that's why we write here I is equal to number of moles observed upon number of moles calculated. So class, again very important formula. The Van't factor is equal to observed number of moles upon calculated number of moles, or you can say theoretical number of moles. Okay, but class, number of moles as formula, number of moles is equal to mass upon molar mass. So for given mass of a solute,
For given, suppose if I dissolve 5 gram of NaCl in water, so either it associate or dissociate, the mass will be 5 gram only, the mass is not going to change. The number of moles are directly proportional to molar mass. So you can also write Van't Hoff factor I is equal to calculated molar mass, it will reverse, calculated molar mass upon observed molar mass. So class, we have seen 3 formulae for Van't Hoff factor. It is observed value of colligative property upon calculated value of colligative property, or it will be number of moles observed upon number of moles calculated, or it can be calculated molar mass upon observed molar mass. Okay, so class, now we are supposed to discuss Van't Hoff factor for weak electrolyte. Okay, so let us say derivation. So class, suppose we have weak electrolyte. The name of electrolyte is AXBY. Suppose we take 1 mole of this electrolyte, weak electrolyte, and dissolved in 1 kg of water. So class, name of electrolyte is AXBY. For example, if I write Ca3 PO4 twice, so class, in that case, capital A is Ca, small x is 3, capital B is PO4, and small y is 2. So I written in general 1 mole of weak electrolyte. The name of electrolyte is AXBY. Okay, so this weak electrolyte dissociation in water can be shown like this. So AXBY dissociate as partial dissociation because it is weak, will give you X number of A, I will give you Y number of B. X number of A and Y number of B. So remember, charge on cation is always equal to number of anions. So charge on A will be Y, and charge on anion is always equal to number of cations. So that will be X. Cation is positive, anion is negative. So class, your name of cation is A raised to plus Y. Your name of anion is B raised to minus X. So we get small x number of cations and small y number of anions. Okay. So by initial moles. Initial moles AXBY, initial moles we are taken 1 mole. Okay, we don't have cation, we don't have anion. Okay. So class, moles at equilibrium. So class, suppose out of 1 mole alpha moles dissociate to form cations and anions. So out of 1 mole, suppose alpha number of moles dissociate. So we are taken 1 mole of this electrolyte. So out of 1 mole, suppose alpha number of mole dissociates. For example, say out of 1.2 mole dissociate. So 0.2 is alpha here, right? So suppose out of 1 mole, alpha mole dissociate. So number of moles which are undissociated, matlab which are not forming cation anions will be 1 minus alpha. Okay. And class, the alpha number of moles that dissociate, that will give you X alpha of cations, because number of moles of cations, X alpha of cations, and Y alpha of anions. Remember, if alpha moles dissociate to form cations and anions, so X times alpha of cations you get, and Y times alpha anions you get. Okay. So class, actual number of moles at equilibrium. So number of moles observed at equilibrium, actual moles at equilibrium. So we have undissociated moles at equilibrium 1 minus alpha. We have cations at equilibrium X alpha. We have anions at equilibrium Y alpha. So these are actual number of moles. We have taken 1 mole, but entire 1 mole does not dissociate to form cations and anions. So only partial dissociation takes place because electrolyte is a weak electrolyte. So observed moles are 1 minus alpha plus X alpha plus Y alpha. So class, will rearrange this. So observed number of moles will be equal to 1 plus X alpha, we are just rearranging, plus Y alpha minus alpha, it is just rearrangement. So 1 plus bracket alpha X plus Y minus 1. Okay class, what is X? X is number of cations. What is Y? Number of anions produced by one formula in it. So X plus Y is total number of ions. So instead of writing X plus Y, we write it
together as x plus y is equal to small n. The small n is the total number of ions produced by one formula in it. So x plus y is the total number of ions, small n. So class, as we have taken x plus y is equal to n, total number of ions is equal to n. So if I substitute in that equation, so observed number of moles will be equal to 1 plus alpha into n minus 1. Correct? So class, these are observed number of moles. And class, how many moles we are taken actually? So we are taken, you can see, we are taken 1 mole of electrolyte. So theoretically we are taken 1 mole, that is calculated moles were 1, but due to partial dissociation, because of the breaking of this electrolyte partially, we get few cations and we get few anions, and therefore Van't Hoff factor formula, we know Van't Hoff factor is observed number of moles upon calculated number of moles. So if I put observed value, so observed number of moles we found this much. So Van't Hoff factor I is equal to number of moles observed upon number of moles calculated, or you can say theoretically taken. So value is 1 plus alpha into n minus 1 upon number of moles taken, theoretically we take. So number of moles which were taken actually were 1, but because of dissociation the actual number of moles in solutions are this. So these are taken moles and these are observed moles. So class, if you rearrange, I is equal to 1 plus alpha into n minus 1, or you can say I minus 1 is equal to alpha into n minus 1, or simply alpha is equal to I minus 1 upon n minus 1. So class, this is formula which gives the relation between alpha. So class, alpha we learned last year. Alpha is called as, we learn alpha in the 11th standard, degree of dissociation of weak electrolyte. Alpha is called degree of dissociation of weak electrolyte. So we have derivation, similar type of derivation in chapter chemical equilibrium last year, where we learn 1 minus alpha. So if I take 1 mole, if you have 1 mole of cation and 1 mole of anion here, so it will be 1 alpha here. But class, the electrolyte has 3 cations and 2 anions, so that's why. So if 3 we compare with this, so instead of 3 here is x, and instead of 2 it is here y. So x alpha cations and y alpha anions. So final equation, so alpha is called as degree of dissociation, and n is total number of ions, that is x plus y. X is number of cations and y is number of anions produced by one formula unit of electrolyte. So this is the relation between degree of dissociation alpha and Van't Hoff factor I for weak electrolyte. So class, if your electrolyte is weak, in question they will provide you alpha, degree of dissociation. If electrolyte is strong, they will not provide you alpha. So just by watching the data in the question, if they are not providing alpha or any hint related to alpha, means what? Your electrolyte is a strong electrolyte. And if they provide alpha, then 100% electrolyte is a weak electrolyte. Given electrolyte is weak electrolyte, and you have to solve question accordingly. So class, we have seen Van't Hoff factor for solute which neither associate nor dissociate. Van't Hoff factor for solute which dissociate completely, that is for strong electrolyte. And finally Van't Hoff factor for weak electrolyte which dissociate partially. So this is relation between degree of dissociation and Van't Hoff factor for weak electrolyte, that is electrolyte which dissociate partially. Class, also remember, for solute which undergo association, for example, I am having solute A and 2 molecules of A associate and form one molecule A2. So 2 combine and form 1. So class, if 2 molecules combine and form 1, we call it as a dimer. If 3 combines and 1, we call it as a trimer. So this here is the cases of association. So class, in case of association, so degree of association alpha, here alpha is degree of dissociation, in this case alpha is degree of association.
is related to Van 't Hoff factor by equation. So alpha is equal to 1 minus I, here it was I minus 1, here it is 1 minus I upon 1 minus 1 upon n. Plus here n is number of molecules or particles, you can say, associated. So class, in this case the number of molecules associated are 2 combine and form 1. So here in this case n का value है 2. So class, if you have 3 molecules, 1 2 3, if they associate and form A3, so in that case n value would be 1 plus 1 plus 1, that will be equal to 3. Thank you.